हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आज से मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो जनरल स्टडी से रिलेटेड है और ये एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो सीरीज का ये पहला सेट है, पहला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के काल में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम, ध्यान रखिएगा, जिस समय मुगल भारत में शासन कर रहा था और मुगल सम्राट जहांगीर था, उस समय ब्रिटेन का शासक जेम्स प्रथम था। और जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। और 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। ये दक्षिण पूर्वी तट पे है, जबकि पश्चिमी तट पे 1613 ईस्वी में सूरत में 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। ये ध्यान रखिएगा। 1611 में मसूलीपट्टनम में और 1613 में। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि पश्चिमी तट पर सर्वप्रथम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे और कब व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो पश्चिमी तट पे यदि पूछता है तो उत्तर होगा 1613 में सूरत में। 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी की स्थापना की, जबकि 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और ऑप्शन डी है लॉर्ड बेवेल। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। जिस समय भारत में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था, जिस दौरान वो भारत का वायसराय था 1916 से 1921 तक, और इस के शासनकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख कर रखा है। 1611 में जैसे ही ये भारत का वायसराय बना, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुके थे। इसने भारतीय सेना को प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिया, इसके लिए काफी चर्चा में रहे। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुई थी और उस समय भी वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही थे। इन्होंने पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में। शिक्षा के ऊपर सैडलर आयोग की नियुक्ति की थी 1917 में। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 में इसी के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। और तृतीय अफगान युद्ध भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टेन्योर में ही हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यूनेस्को ने भारत के किस नेशनल पार्क को भारत की प्रथम मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में विरासत सूची में अंकित की है?
तीसरे प्रश्न का ऑप्शन है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। ऑप्शन बी है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है मानस नेशनल पार्क असम। और ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के मापदंडों को पूरा करता है, इसलिए यूनेस्को ने इसे मिश्रित विश्व विरासत के रूप में अंकित किया है। आपको इस चारों ऑप्शंस को भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न इसमें से किसी एक पे ही बन जाएगा। जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ किस स्टेट में स्थित है, आपको ध्यान रखना होगा सिक्किम। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इस पे भी चारों में से किसी एक पे भी वो प्रश्न बन सकता है, इसलिए इन चारों को भी आप याद रखें। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 4 उपराष्ट्रपति या 4 व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, उसमें से आपको पता करना है कि कौन कौन इसमें उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हैं। तो पहला ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है मोहम्मद हिदायतुल्ला। दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी। और तीसरा है शंकर दयाल शर्मा। कूट यहाँ पे दिया हुआ है, कूट से पता लगाना है कि कौन कौन इसमें उपराष्ट्रपति पद पे रहे हैं। कूट के हिसाब से चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 4। ये दोनों व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 84 के बीच उपराष्ट्रपति थे, जबकि शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 तक उपराष्ट्रपति थे और 1992 से 97 तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। नीलम संजीव रेड्डी 1987 से 82 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, लोकसभा के चौथे स्पीकर भी थे, सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे, निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ये सारे पॉइंट्स नीलम संजीव रेड्डी से रिलेटेड है, इनको याद रखिए, इनके ऊपर बहुत बार प्रश्न बन चुका है। फखरुद्दीन अली अहमद सन 1774 से 77 के बीच दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु जो थी कार्यकाल में ही हो गई थी। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। 5वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 7.35 से 7.43। ये इसके बीच ही होना चाहिए। पीएच की वैल्यू यदि 7 से कम है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। यदि पीएच का वैल्यू 7 से अधिक है वो सॉल्यूशन बेसिक या क्षारीय होगा, और यदि 7 के इक्वल यदि है तो वो न्यूट्रल या उदासीन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6ठा प्रश्न है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं। वो हाथ में जो अंगूठी पहनते हैं माणिक्य और नीलम का, उसी का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। 6ठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड। बटे 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ऑप्शन है ऑर्गन, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है जेनॉन और ऑप्शन
डी है नाइट्रस ऑक्साइड। 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिनॉन। जिनॉन एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, और ये यहाँ पे मैंने कुछ और अक्रिय गैसों का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे हीलियम इनर्ट गैस है, नियॉन इनर्ट गैस है, ऑर्गन भी इनर्ट गैस है, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस है। और आवर्त सारणी का जो शून्य वर्ग है उसके अंदर इसको रखा गया है। रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो आपको वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं मिलती, बाकी सभी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल के अंदर आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में, यहाँ पे मैं छूट गया, निम्नलिखित में कौन अंडा देता है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एकीडना। एकीडना और प्लेटिपस दोनों एकमात्र स्तनधारी है जो अंडे देती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में एक श्रृंखला दी हुई है और इस श्रृंखला में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें पदों की संख्या, टर्म्स की संख्या कितनी है। इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू होगा 117, मतलब a इक्वल टू हो गया 117। आप इसमें d का वैल्यू निकालना है, तो d का वैल्यू निकालने के लिए इसका दूसरा टर्म मतलब आपका हो गया 120, 120 माइनस 117, तो d का वैल्यू हो गया 3। आखिरी टर्म इसका दिया हुआ है 333, मतलब Tn की वैल्यू हो गई 300। Tn इक्वल टू हो गया 333। बस इसको अब आप इसको इस फॉर्मूला पे आप सेट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, 333 इक्वल टू 117 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा, 333 इक्वल टू 117। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3n माइनस 3। ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, 333 इक्वल टू, ये यहाँ पे 3 है लिखा हुआ और यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 114 इक्वल टू हो जाएगा 3n। अब बस इसको आप इस साइड में ले आइए, इसको इस साइड में ले आइए, तो 3 इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 114 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा 9 1 और 2, 912 इक्वल टू हो जाएगा 3n। अब इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, n इक्वल टू
2 1 9 और डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको कट करिए, 7 से कटेगा, 7 3 21 और 3 से 3 गुना 3, मतलब इसका आंसर होगा 73। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे। इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, यही फॉर्मूला है। इसमें कभी आपसे tn की वैल्यू पूछ देता है, कभी n की वैल्यू पूछ देगा, कभी a की वैल्यू पूछ देगा, कभी d की वैल्यू पूछ देगा। आपको इसको प्रैक्टिस करना है इसको। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 10वां प्रश्न। ऊपर एक चित्र दिया हुआ है और इसमें आपको ट्रायंगल की संख्या बतानी है कि ट्रायंगल की संख्या इसमें कितनी है। बहुत ही आसानी से आप चाहेंगे तो इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे यदि काउंट करना स्टार्ट करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि एक रेक्टेंगल यदि दिया हुआ है और इसको इस तरीके से क्रॉस किया हुआ है, तो कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे लिख दीजिए 1, यहाँ पे लिख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए 3 और इधर लिख दीजिए 4। और ये लास्ट में जो नंबर आया वो 4 इंटू आप 2 कर दीजिए, तो इसमें टोटल हो जाएगा 8 ट्रायंगल। और इस तरीके का कितना है, तो एक है, यहाँ पे एक, ये हो गया 2 और यहाँ पे हो गया ये 3 है। तो 8 इंटू 3 आप कर देंगे तो हो जाएगा ये 24। लेकिन ये आंसर आपका नहीं हुआ। अब आपको इसमें देखना है कि बीच में कितनी लाइंस दी हुई है। एक लाइंस है, ये देख रहे हैं आप, बीच वाली लाइंस काउंट करना है, इधर वाला और इधर वाला को छोड़कर। बीच वाला लाइन को आपको ध्यान से देखना है। एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है। इन दोनों लाइंस को आप लीजिए 2 लाइंस और इसमें आप क्या कर दीजिए, जितनी लाइंस हो उसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हुआ, हो गया यहाँ पे 4। इस तरीके से इसका आंसर होगा 28। ये इसका होगा राइट आंसर। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल्स को, और हमें फेसबुक के ऊपर आप उड़ान एकेडमी के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।